एक लैंग्वेज को अगर आप यूज़ करते रहते हैं तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाती है। अगर आप घर में ही बैठे रहेंगे तो आप सोचते रहेंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो नहीं हो पाएगा। जी देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है कि आपका एक्सेंट जो है वो ब्रिटिश होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन फॉर्मेट का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों टेस्ट सेम ही होते हैं। तो एक तो रिलायबिलिटी है आइल्स की, उस मोर देन 4 मिलियन लोग हर साल देते हैं। सो क्रेडिबल है उसके स्कोर, और इसलिए उसको एडवांटेज हासिल है बाकी तमाम इंग्लिश टेस्ट पे। और अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका टेस्ट जो है, वो जो फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं हो सकेगी। Assalamu alaikum viewers, this is me Umar Salim from University Page Visa Consultant. I hope that you are all good and having sound health. In this video we will discuss the complete guidance about IELTS. आज की वीडियो के अंदर हम आपको complete IELTS के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि IELTS के हम अच्छे बैंड्स किस तरह ले सकते हैं, IELTS स्पीकिंग के जो बैंड्स हैं वो हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बाद पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड IELTS में क्या फ़र्क है, IELTS का फॉर्मेट क्या होता है और IELTS की कितनी किस्में जो हैं वो होती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड काइंड हार्टेड पर्सन सर हुसैन, और आज हम करने वाले हैं इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आइट्स के रिलेटेड। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले हमें बताएं आर्ट्स जो है वो क्यों ज़रूरी है और आर्ट्स को दूसरे जो टेस्ट से जो है बढ़तरी हासिल क्यों है, मतलब आर्ट्स को पीटीई से और डुओलिंगो से क्यों ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। जी एक्चुअली आइल्स जो है वो मोर देन 30 ईयर्स हो गए हैं इस टेस्ट को, और ग्लोबली ये बाकी जितने भी इंग्लिश टेस्ट हैं उसकी निस्बत ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि मोर देन 12,000 इंस्टीट्यूशंस जो हैं ग्लोबली वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एक तो रिलायबिलिटी है आइल्स की, उस मोर देन 4 मिलियन लोग हर साल देते हैं। सो क्रेडिबल है उसके स्कोर, और इसलिए उसको एडवांटेज हासिल है बाकी तमाम इंग्लिश टेस्ट पे। अच्छा सर, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं, आर्ट्स की भी कोई टाइप्स वगैरह हैं या उसकी की किस्में हैं। जी बिल्कुल, आइल्स दो किस्म का है बिल्कुल। एक आइल्स एकेडमिक है और दूसरा आइल्स जनरल है। आइल्स एकेडमिक स्टूडेंट्स को करना होता है जो दूसरे कंट्रीज़ में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। आइल्स जनरल ऑन दी अदर हैंड उन लोगों के लिए है जो वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं। जी, तो सर आर्ट्स फॉर्मेट कैसा होता है और इसमें कितना वक्त लगता है एक स्टूडेंट को इसकी तैयारी में और टेस्ट देने में। जी सो देखिए, आइल्स का जो टेस्ट है वो इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये आपकी स्किल्स को जज करता है। सो अगर तो आप अपनी लाइफ में इंग्लिश के साथ आपका कोई कनेक्शन रहा है, आप लिखते पढ़ते बोलते आए हैं, तो इट वुड बी वेरी इजी। आपको 6 वीक्स भी काफ़ी होते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए, बहुत ज़्यादा वक्त भी रिक्वायर नहीं होता। इसके 4 सेक्शन होते हैं, 4 मॉड्यूल्स होते हैं। एक को हम राइटिंग वाला कहते हैं कि राइटिंग सेक्शन, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, और जो है ये चारों मॉड्यूल्स का टेस्ट होता है। अच्छा, जो स्पीकिंग टेस्ट है वो अलग से होता है, वो ऑन द डे ऑफ टेस्ट भी हो सकता है, उससे 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद हो जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं क्या आर्ट्स में स्पीकिंग का होना भी ज़रूरी है, मतलब स्पीकिंग का कोई रोल होता है हमारे अच्छे बैंड्स लाने के लिए, कि लाइक हमें जो एक्सेंट है वो ब्रिटिश की तरह करना पड़ता है, तो हमारा जो एक्सेंट है वो उस तरह होता भी नहीं है। हमारा जो उर्दू एक लैंग्वेज हमारी आपको पता है नेटिव लैंग्वेज रही है, तो आपको पता है हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है इंग्लिश को बोलना, मतलब उस तरह करके जिस तरह ब्रिटिश वालों यूएसए लोगों का जो है उनका एक्सेंट है, तो क्या उसके लिए ज़रूरी है एक्सेंट का आर्ट्स में इसका कोई रोल। जी देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है कि आपका एक्सेंट जो है वो ब्रिटिश होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, वो ऑन द टॉपिक होना चाहिए, वो टॉपिक से हट के नहीं होना चाहिए। जो आपको टॉपिक आज स्पीकिंग में दिया जाता है उसमें उसके क्या आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्या आप करेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सेंट या जो कोई भी और वरी है वो स्टूडेंट को ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पीकिंग इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप डेली स्पीकिंग करें। अगर आपके पास 6 वीक्स का वक्त है तो आप डेली स्पीकिंग करें, वो घर में बैठकर नहीं हो सकती स्पीकिंग, आपको कोई ना कोई क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। हम्म। और सर हम जो है इसमें अच्छे बैंड कैसे ले सकते हैं स्पीकिंग में, इसका थोड़ा सा हमें बताएं आप। जी सो आइल्स की स्पीकिंग को नेल करने के लिए आपको, जैसे मैंने कहा, आपको डेली स्पीकिंग करनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना वो इजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स घर में सोचते हैं कि वो कर लेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ सब स्टूडेंट्स को, प्लीज़
किसी क्लास को ज्वाइन करें ताकि आप डेली स्पीकिंग कर सकें और स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा। अगर आप घर में ही बैठे रहेंगे तो आप सोचते रहेंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो नहीं हो पाएगा। सो ये एक छोटा सा ख्याल रखना पड़ता है स्टूडेंट्स को, अदरवाइज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा सर, ये जो पेपर बेस्ड आर्ट्स है और कंप्यूटर बेस्ड आर्ट्स है, इसमें क्या फ़र्क है और दोनों में से इजी कौन सा है? और उसके अलावा हमें बताएं कि दोनों में से अच्छे स्कोर हम किस में हासिल कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर बेस्ड में या पेपर बेस्ड में? लेकिन फॉर्मेट का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों टेस्ट सेम ही होते हैं। सिर्फ इशू ये है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें एक कुछ एडवांटेजेस हैं बच्चों को, जैसे कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, 1 to 3 डेज़ में रिज़ल्ट आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड पेपर बेस के लिए उनको 13 डेज़ का वेट करना पड़ता था। लेकिन अगर एक बच्चा टेस्ट अटैम्प्ट कर रहा है पेपर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड, दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों टेस्ट एक जैसे हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि चूँकि कंप्यूटर बेस में आपको टाइपिंग करनी होती है। सो उन बच्चों के लिए जो टाइपिंग नहीं जानते, उनको पहले या अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ उनको फिर टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। ये एक एडिड स्किल है जो कि पेपर बेस में उनको रिक्वायर नहीं होती थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 9 मार्च के बाद से जो है ब्रिटिश काउंसिल वो पेपर बेस को ख़त्म कर रहा है। तो इसका मतलब है तमाम स्टूडेंट्स को टाइपिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2 ऐसे एकेडमिक सेक्शन में लिखने हैं। सो टाइपिंग अगर नहीं होगी तो वो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, अगर हम 14 फेब को हमारा आर्ट्स का टेस्ट हमने बुक कर लिया है, तो हमारे हेल्थ इश्यूज जो हमें इजाज़त नहीं दे रहे टेस्ट देने की, मतलब हमारे हेल्थ इश्यूज बहुत ख़राब हो गए हैं अचानक से, तो क्या हम उसको कैंसिल कर सकते हैं? हमारी जो कॉस्ट है वो तो नहीं वेस्ट जाती? इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं आप। देखें, ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप जो ब्रिटिश काउंसिल की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ईमेल करके अपनी सिचुएशन बताएं। और अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका टेस्ट जो है वो जो फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं हो सकेगी। सो आपको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। आपका जो भी इशू है आप उनको कम्युनिकेट करें और वो कैंसिल कर देंगे। और सर कितनी देर पहले ये बताना पड़ता है, मतलब कितनी देर पहले हम उनको बताएं तो पता चलता है? जितना जल्दी हो सकता है वो उतना बेहतर होता है। अगर एटलीस्ट आप 1-2 दिन पहले आप बताएं उनको। लेकिन वो बच्चे जो कंप्यूटर बेस देना चाह रहे हैं, आप एक शाम पहले तक भी जो है आप इन्फॉर्म कर सकते हैं ब्रिटिश काउंसिल को। रिलैक्सेशन थोड़ी ज़्यादा है इन केस ऑफ कंप्यूटर बेस। अच्छा सर, हमारा जो मेन क्वेश्चन है, स्टूडेंट जो हैं वो आर्ट्स देने से क्यों डरते हैं? क्या ये एक ऐसी बीमारी फैली हुई है आर्ट्स की हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में कि मतलब आर्ट्स नहीं देना, फ्री यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में भी हो जाए, इटली में भी हो जाए, फ्रांस में भी हो जाए, रोमानिया में भी हो जाए, विदाउट आर्ट्स हो जाए? आपको पता है मास्टर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, लेकिन जो बैचलर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ी डिफिकल्टीज़ होती है। मतलब उनके लिए आपको पता है हर जगह पे आर्ट्स मस्ट है। लाइक अगर हम इटली की बात करें, इटली में भी मस्ट है। अगर हम रोमानिया की बात करें तो रोमानिया में भी 50 to 70% केसेस के अंदर जो है वो आर्ट्स रिक्वायर्ड है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए फिर भी जो है वो इजी होता है, लेकिन जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं वो इससे बहुत जो है डरते हैं, घबराते हैं कि आर्ट्स मुश्किल है, हमारे उतने अच्छे बैंड्स आएंगे या नहीं आएंगे, हमारी कॉस्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसके बारे में बताएं हमारे जो स्पेशली बैचलर के स्टूडेंट्स हैं जो कि इटली के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या फ्रांस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या रोमानिया के अंदर, उनके बारे में हम थोड़ा सा बताएं। वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं और अपने डर को किस तरह खत्म कर सकते हैं? जी, देखें, ये एक डर ही है और ऐसा रियलिटी में बिल्कुल नहीं है। एक लैंग्वेज को अगर आप यूज़ करते रहते हैं तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाती है। सो डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है। सिर्फ अगर आप डेली स्पीकिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं एवरी डे, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। और ये जो खौफ है ये आई थिंक इसी वजह से है क्योंकि बच्चे यूज़ नहीं करते। सो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि तमाम स्टूडेंट्स को घर पे रहने की बजाय कोई ना कोई क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से इंटरेक्ट करें, उनसे इंग्लिश में बात करें। और अगर आप यूज़ करते रहते हैं तो आप विद इन वीक्स और मंथ्स इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं और फिर आपके लिए कोई भी टेस्ट जो है पास करना वो मुश्किल नहीं होता। सो मैं तो तमाम बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ कि ये जो खौफ है ना, ये अपने ज़हन से पहले तो निकाल लें। जी बिल्कुल ऐसा ही। अगर हम आर्ट्स में अच्छे बैंड लेते हैं तो हमारा किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन इजीली हो जाता है। और आपको प्रोफेसर्स जो हैं लेक्चर्स दे रहे होते हैं वो इंग्लिश में ही सारे आपको होने, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। और उसके अलावा आपकी इटली की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका एडमिशन इजीली हो सकता है। आपके जो स्कॉलरशिप के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इससे यही मैच कर रहा होता है कि आपकी स्पीकिंग का जो लेवल है वो कितना है। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं, अब जो आपको पता है आर्ट्स में 4 मॉड्यूल्स हैं,
अब उनके बारे में हमें वन वन करके बताएं कि स्टूडेंट जो है वो एक मॉड्यूल्स के अंदर कैसे जो है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कर सकता है और उसको किस तरह जो है उसमें अच्छे स्कोर ले सकता है। अच्छा, तो 4 मॉड्यूल्स हैं आपके, और जब आपका टेस्ट स्टार्ट होता है तो वो इसी तरतीब से आते हैं: लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। सो जो लिसनिंग है वो 30 मिनट्स का एक टेस्ट है, और आप ऑडियो सुनते रहते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चंस को आंसर करते रहते हैं। अच्छा देखें, ये जो लिसनिंग है इसको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप थोड़ा सा एंटिसिपेशन करते हैं। एंटिसिपेशन का मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली है या इससे मिलती जुलती, क्योंकि अगर आप पीछे रह गए तो आपसे क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। जाहिर है इसके लिए आपको 1-2 महीने प्रैक्टिस करनी चाहिए लिसनिंग की। उसके बाद आता है रीडिंग का सेक्शन, जिसके 3 हिस्से हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं जिनको आपने रीड करना होता है और क्वेश्चंस के आंसर करना होता है। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि वो टेक्स्ट को नहीं पढ़ते और सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो वर्डिंग है वो दोनों की डिफरेंट होगी, क्वेश्चंस की और जो वहाँ टेक्स्ट में लिखा होगा। इसलिए बच्चों के लिए ज़रूरी ये है कि वो रीडिंग करने की थोड़ी प्रैक्टिस करें हर रोज़। अच्छा देखें, जो बाकी 3-4 स्किल्स हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर आप नहीं भी करते इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आप रीडिंग एक भी दिन मिस कर रहे हैं तो आइल्स से 1 महीना पहले तो वो आपको के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। सो रीडिंग इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ ऑल द प्रिपरेशन। सो आप जितना ज़्यादा रीडिंग कर सकते हैं डेली करें। स्पीकिंग के लिए कोई क्लास ज्वाइन कर लें। और लास्ट पार्ट जो है या लास्ट मॉड्यूल वो राइटिंग का है, जिसमें 2 ऐसे लिखने होते हैं आपको। लेकिन आपने उससे भी घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक जो उसमें से ऐसे है वो एक डायग्राम के बारे में है जिसको आपने एक्सप्लेन करना है, उसमें आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता और सिर्फ जो वहाँ दिखाया गया है वो लिखना होता है। इसके अलावा आप अपनी तरफ से वहाँ कोई चीज़ नहीं ऐड कर सकते। और लास्ट जो ऐसे है वो किसी एक टॉपिक पर होता है, सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल टॉपिक, तो वो भी इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन आप जो भी राइटिंग करें वो किसी टीचर को चेक करवाएं, ताकि वो आपकी जो भी गलतियां हैं उन पर आपको फीडबैक दे सके। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, और एक स्टूडेंट को बुक्स कितनी रिक्वायर्ड हैं एक आर्ट्स के लिए, मतलब कितनी बुक्स वो यूज़ कर सकता है, कितनी कौन सा एडिशन उसको लेना चाहिए? देखिए, बुक्स जो हैं वो 1 to 19 कैम्ब्रिज की एडिशंस हैं। आपको बहुत ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो बेसिक्स हैं वो ठीक होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। अगर वो ठीक है तो आपको 1 या 2 बुक्स भी काफ़ी होती हैं। सो आप कोई भी एडिशन ले सकते हैं 1 to 19। आपको बहुत ज़्यादा बुक्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा सर, आपने अगर एक्सेंट की बात की है कि हमें स्पीकिंग के लिए एक्सेंट नहीं चाहिए, तो मुझे ये बताएं, अगर जब हम लिसनिंग स्टूडेंट सुन रहा होता है तो उनका एक्सेंट जो है बड़ा डिफरेंट होता है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? उसके लिए तो फिर एक्सेंट का थोड़ा बहुत रोल होगा ना, क्योंकि उनकी इंग्लिश आपको पता बहुत फास्टली बोल रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं आती। तो लिसनिंग का हमें थोड़ा सा बताएं, उसको हम किस तरह जो है इम्प्रूव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली उसमें एक्सेंट मैटर करता है, क्योंकि ये जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, यहाँ एक्सेंट थोड़ा फ़र्क है इन तमाम कंट्रीज़ का एक दूसरे से। और जो लिसनिंग आपको मिलती है वो इन तमाम नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से मिलती है। सो जिसका मतलब ये है कि लिसनिंग में आपको बहुत वैरायटी ऑफ एक्सेंट सुनने को मिलेंगे। अब उसका तरीका ये होता है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट एक्सेंट को सुनेंगे। अच्छा, लिसनिंग में जो ऑडियोज़ आपको टेस्ट के लिए दी जा रही हैं वो भी सुने, लेकिन आप इन कंट्रीज़ की जो नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसके डिफरेंट एक्सेंट हैं, इवन यूएसए के अंदर काफ़ी सारे एक्सेंट हैं, उनको समझने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि लिसनिंग में एक्सेंट मैटर करता है, और आप जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी सुनने में आइल्स की लिसनिंग को, उतना ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। मतलब आप जितने अच्छे लिसनर होंगे उतने आप अच्छे जो हैं वो बोल सकेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अगर हमारे पास अगर स्टूडेंट कोई इनरोल होता है तो हम उसको क्या क्या ऑफर्स करवा रहे हैं और हमारी टाइमिंग्स क्या है ये बता दें।
अगर स्टूडेंट जो है मॉर्निंग्स में अगर वो उसकी क्लास हो रही है तो इवनिंग का सेशन अवेलेबल है या नहीं है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और आपकी जो टाइमिंग्स हैं उनका हमें बताएं, कॉस्ट का बताएं हमें, और उसके अलावा हमें मॉक टेस्ट का बताएं कि आप वीकली मॉक टेस्ट कितने लेते हैं। जी, सो यूनिवर्सिटीज़ पेज जो है वो बहुत कम फ़ी पर आपको आइल्स का जो ये प्रिपरेशन है 6 वीक्स का कोर्स वो ऑफ़र कर रही है। 10,000 फ़ी है और ये बहुत कम है, फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है। हम 2 सेशंस ऑफ़र कर रहे हैं, 11 to 1 और 4 to 6। तो वो बच्चे जो मॉर्निंग में क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते वो इवनिंग सेशन भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिपरेशन हम ऐसे करते हैं कि हम आपकी बेसिक्स को भी कवर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए एवरी डे आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप स्पीकिंग करें, डिस्कशन करें। और आई थिंक अगर हम ये सब फैसिलिटीज़ बच्चों को ऑफ़र करते हैं तो आपकी जो आइल्स की प्रिपरेशन है वो बहुत इजी हो जाएगी और आप विदिन 6 वीक्स जो हैं रेडी होंगे टेस्ट देने के लिए। और बिल्कुल मार्केट से हट के आपने जो प्राइस बताई बहुत ही कम बताई। हालांकि अगर मार्केट की बात करें 35,000 जो है वो चार्ज कर रहे हैं, और उसके अलावा क्लासेस भी सिर्फ 1 मंथ की शायद ले रहे हैं, 4 वीक्स की या 5 वीक्स की। तो यूनिवर्सिटी स्पेस जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑफर ला रहा है, क्योंकि अगर हम हमारे थ्रू इनरोल होते हैं तो आपको सिर्फ 10K की फ़ी में आपको पूरा सेशन जो कवर करवाया जाता है। आप पे ऊपर डिपेंड होता है कि आपने मॉर्निंग में क्लासेस लेनी है या इवनिंग में क्लासेस लेनी है। टाइमिंग सर ने आपको बता दी है। हमारा जो सेकंड बैच है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप जल्दी जल्दी अपने आप को इनरोल करवाएं और आप भी आर्ट्स की क्लासेस जो हैं वो इजीली ले सकें और आपके भी बैंड्स जो हैं वो अच्छे आ सकें। थैंक यू उमर, आपने आज मुझे दावत दी। आई थिंक हमने बच्चों के जितने भी क्वेश्चंस जो हमें रिसीव होते हैं हमने कोशिश की है सबको आंसर करने की। अगर अभी भी कुछ बच्चों के जहन में कोई क्वेश्चंस हैं, दे कैन रीच मी, दे कैन रीच उमर एंड वी कैन आंसर देम एज वेल। थैंक यू सो मच। तो जी व्यूवर्स, मिलते हैं हम इस तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।